गर्मी में गरीब के घर आया शीशे का कूलर, फ्रिज और एसी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। इस शीशे के कूलर के अंदर से असली कूलर की तरह ठंडी हवा कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? ये किसी के मायावी जादू का कमाल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये एक नकली कूलर है, बिना तार बिना बिजली के इसमें से असली कूलर जैसी ठंडी हवा आ रही है। मुझे तो ये शीशे का कूलर काफी पसंद आया। इसके अंदर से कितनी अच्छी हवा आ रही है। माँ बाबा, अब से ये शीशे का कूलर हमारे घर पर ही रहेगा। अब तो मेरे सभी दोस्त मेरे घर पर भी खेलने के लिए आया करेंगे। शीशे के बने कूलर से निकल रही असली कूलर जैसी ठंडी हवा को देख पूरा परिवार काफी ज्यादा हैरान था। बिना तार के चल रहा ये शीशे का कूलर दुनिया के किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। फूस की झोपड़ी में रहने वाले इस गरीब परिवार के पास आखिरकार कहां से शीशे का कूलर आया था? इस शीशे के कूलर के पीछे का क्या राज है? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ये चूल्हे की गर्मी क्या कम थी जो छत से ये धूप की किरणें सीधा मुझ पर पड़ रही हैं। सारा शरीर आग की भट्टी की तरह जल रहा है। परी बेटा, बाहर से योगेश चाचा को बुला के ले आओ। खाना बन गया है, सब खाना खा लेंगे। ठीक है माँ। माँ जी, पिताजी, बंटी, आप सभी भी आ जाइए। बहू रहने दे, आज खाना खाने का जरा भी जी नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी में गले से एक निवाला भी उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा भी बिल्कुल भी इस गर्मी में खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तू बच्चों को खिला दे। मुझे तो काफी गर्मी लग रही है, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। आप बस मुझे पानी दे दो। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, क्या किसी से 2 निवाले भी नहीं खाए जा रहे हैं? हे माता रानी, अभी से यही हाल है, हमारे परिवार का आगे क्या होगा? सारा खाना उठाकर मानवी एक तरफ रख देती है और जैसे ही मटके के अंदर से पीने के लिए पानी निकालती है तो देखती है कि मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी भी काफी गर्म हो गया है। इस गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। मिट्टी के मटके के अंदर पानी तो ठंडा रहना चाहिए, लेकिन गर्मी ही इतनी है कि इसके अंदर का पानी भी खौल रहा है। पैसों की कमी के चलते हर गरीब की तरह ये गरीब परिवार भी घास फूस की झोपड़ी में अपनी जिंदगी काट रहा था। इस गर्मी में पीने के लिए न इस गरीब परिवार के पास फ्रिज का ठंडा पानी था और न हवा खाने के लिए एक कूलर। हाथ के पंखे से ही पूरे परिवार को गुजारा चलाना पड़ता था। बेटा, क्या हुआ तेरे काम को? सही नहीं चल रहा है क्या? पहले तो तू हफ्ते हफ्ते आज कल पैसे लेकर आता था, अब तो महीने से मुश्किल से 1-2 बार पैसे लेकर आता है। इतनी मेहनत करके मैंने शीशे का काम सीखा था। इतने सुंदर सुंदर शीशे के बर्तन बनाना और फर्नीचर बनाता हूँ, लेकिन न जाने आजकल लोगों को क्या हो गया है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। ऐसे ही रहा तो ये काम छोड़कर मुझे सच में कोई मजदूरी का काम करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। दिन तो दिन, रात में भी लोग अपना एसी कूलर छोड़कर इस गर्मी के मौसम में बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। बहू, महिमा के हॉल में कितने बड़े बड़े एसी लगे हैं ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा हुआ हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए, गर्मी से थोड़ा बहुत तो छुटकारा मिला। ये तो बस पैसों का खेल है। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम भी ऐसे ही एसी कूलर की ठंडी हवा में रहते। अरे तुम लोग अभी भी यहीं बैठे हो, घर नहीं जाना क्या तुम्हें? रोज रोज बर्फ लेने के बहाने मेरे एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आ जाते हो। इतना ही एसी की ठंडी हवा और फ्रिज का ठंडा पानी पीने का शौक है तो खुद क्यों नहीं मंगवा लेते? और नया लेने की हैसियत नहीं है तो पुराना ही मिल जाता है। ये लो पकड़ो बर्फ और जाओ यहाँ से। अपनी अमीर पड़ोसन से बेइज्जत होकर शीतल और मानवी घर आ जाते हैं। शाम होते ही मानवी पास के बने माता रानी के मंदिर में जाती है। हे माता रानी, क्यों एक गरीब को इस तरह पीड़ा दे रही हो? आप तो माँ हो और एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करती। मैं तो बस आपसे इतना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को इस गर्मी से छुटकारा मिले। माता रानी से प्रार्थना कर वापस अपने घर आ जाते हैं। हमेशा मानवी अपने घर की परेशानी को लेकर माता रानी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करती थी। मानवी को हमेशा से भरोसा था कि आज नहीं तो कल माता रानी उसकी जरूर सुनेंगी। बंटी, हम जा रहे हैं। अरे बच्चों, अभी तो आए हो, तुम्हें 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम लोग जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना रही थी। नहीं आंटी जी, आप रहने दीजिए, हमें नींबू पानी नहीं पीना। आपके घर में कितनी ज्यादा गर्मी है आपको पता है? हमारे तो किचन में भी एसी लगा है और हम लोग नींबू पानी नहीं बल्कि कोल्ड चॉकलेट पीते हैं। बंटी, अब हम सब तेरे घर नहीं आएंगे। अगर तुझे खेलना हो तो हमारे घर आना, हमें इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है।
बबलू राजू इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही कई हफ्ते और गुजर जाते हैं। रात का समय था। सुधीर काम से आते हुए अपने साथ शीशे के बहुत बड़े बड़े टुकड़े लेकर आता है, जिसे देख मानवी, अरे ये आप इतने सारे शीशे क्यों लेकर आए हैं? क्या आप दुकान का काम घर पर करेंगे? मालिक ने काम के लिए शीशे मंगवाई थी, लेकिन मालिक 1 हफ्ते के लिए दुकान बंद करके बाहर चले गए हैं और ये शीशे भी आ गए थे, तो इन्हें मैं घर पर ले आया। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी का मौसम था, साथ ही साथ बहुत तेज गर्म लू चल रही थी, जिसके चलते शंकर और शीतल दोनों की ही तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसे देख मानवी काफी उदास होती है और फिर से शाम होते ही एक बार फिर माता रानी के मंदिर जाती है। माँ, क्यों आप मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रही हैं? बचपन से लेकर आज तक हमेशा आपकी पूजा की आराधना की, अपने स्वार्थ के लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। पहली बार मांगा तो वो भी सिर्फ अपने परिवार के लिए। कुछ तो चमत्कार दिखाइए। मानवी रोते हुए अपने घर आ जाती है। मानवी के जाते ही माता रानी की मूर्ति के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और साथ ही साथ एक आवाज भी आती है। आज मेरी भक्त काफी परेशान है, मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता है। जाओ मेरे भक्त की सहायता करो, जैसा आप कहें देवी। माता रानी की मूर्ति पर बैठी हुई तितली उड़ती हुई सीधा मानवी के घर आती है। उस तितली की नजर घर के कोने पर रखे शीशे के बड़े बड़े टुकड़ों पर पड़ती है, जिसे देख वो तितली उड़ती हुई उन शीशों पर जाकर बैठ जाती है। उस तितली के अंदर से निकली हुई सुनहरी रोशनी उन शीशों पर पड़ती है। जैसे ही सुधीर उन शीशों के पास आने लगता है तो वो तितली उड़ती हुई वहां से चली जाती है और अब सुधीर शीशों से एक शीशे का कूलर बनाने लगता है। अरे आप शीशे का कूलर क्यों बना रहे हैं? भला शीशे का कूलर भी कोई बनाता है क्या? बनाता तो नहीं है, लेकिन किसी ने ऑर्डर दिया है। लोग भी आजकल बड़े अजीब अजीब चीजों के ऑर्डर देने लग गए हैं। अब दुकान तो बंद है तो घर में ही बना रहा हूँ। कई घंटे की लगातार मेहनत के बाद सुधीर एक शीशे का कूलर तैयार करता है। जैसे ही शीशे का कूलर बनकर तैयार होता है तो उसके अंदर से अपने आप ठंडी हवा निकलने लगती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि शीशे के कूलर के अंदर से सच में हवा आ रही है। सभी लोग उस शीशे के कूलर को देखकर काफी हैरान थे कि तभी वहां पर फिर से उड़ती हुई वही तितली आती है और शीशे के कूलर पर बैठकर, आप सभी को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी देवी माँ का चमत्कार है। उन्होंने ही मुझे आपकी मदद करने के लिए यहाँ भेजा था। मैंने इन सभी शीशों को जादुई शीशों में बदल दिया है। अब जो भी आप इन शीशों की मदद से बनाएंगे वो सब असली बन जाएगा। जैसे ये कूलर, साथ ही ये जादुई शीशे कभी भी खत्म नहीं होंगे। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल देवी माँ हमारी जरूर सहायता करेंगी। उन्होंने हमें कितना अच्छा वरदान दिया है, इससे अब हम कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो सबसे पहले इससे एक फ्रिज बनाऊंगी और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। बहू सिर्फ फ्रिज ही क्यों, पड़ोसन के घर में वो है ना एसी, हम वो भी बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी सिद्धांत उन शीशों की मदद से फ्रिज और एसी बनाता है, जिनके बनते ही उन शीशे का फ्रिज और एक बिल्कुल असली फ्रिज एसी की तरह काम करने लगते हैं। मैं देखो इस शीशे के फ्रिज में रखा हुआ पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम पानी नहीं बर्फ खा रहे हैं। ये एसी तो देखो बिल्कुल असली एसी की तरह काम कर रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर से। अब तो हमारे घर में भी कूलर, एसी, फ्रिज आ चुका है। उस चमत्कार के चलते अब पूरा परिवार अपनी उस फूस की झोपड़ी में भी एसी, कूलर की ठंडी हवा और फ्रिज के ठंडे पानी को पीकर काफी ज्यादा खुश था। कई दिनों तक जब शीतल और मानवी महिमा के घर बर्फ लेने नहीं जाते तो महिमा उनके घर आती है और शीशे के कूलर, एसी, फ्रिज को देखकर हैरान हो जाती है। कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? सच में ये सब शीशे का बना हुआ है। कितने सुंदर शीशे का एसी और फ्रिज है, इसके सामने तो मेरे 2.5 लाख का फ्रिज भी कुछ नहीं। महिमा, अब खड़ी रहोगी या बैठोगी भी? मैं तुम्हें अपने शीशे के फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ। ये सब देख महिमा किलस कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब सुधीर और मानवी उन जादुई शीशों की मदद से और भी फ्रिज, कूलर, एसी बनाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को कम दामों में बेचते हैं, जिससे अब एक गरीब को भी ठंडी हवा और फ्रिज का ठंडा पानी नसीब होता है। इसी के साथ इस गरीब परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं। 8 साल की रेशमा और पूजा घर में अपना गुड्डा गुड़िया के साथ खेल रही हैं। पूजा, अब हमारे गुड्डे गुड़िया की शादी हो चुकी है। हाँ, अब मेरी गुड़िया तेरी बहू है। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ पूजा, क्यों नहीं। अच्छा पूजा, जब हम बड़े हो जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी तब मैं अपने ससुराल वालों के साथ तेरे ससुराल आऊंगी और पूरा दिन रहूंगी। फिर एक दिन तुम मेरे ससुराल आना अपने ससुराल वालों के साथ और पूरा दिन रहना। उन्हें भी तो हमारी पक्की दोस्ती के बारे में पता लगे। वादा कर मुझसे।
रेशमा और पूजा बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो बचपन में ही एक दूसरे से एक वादा लेती हैं और समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते दोनों दोस्त बड़ी हो जाती हैं और दोनों का रिश्ता लग जाता है। जहां पूजा की शादी अब भी गरीब ससुराल में हुई थी, वहीं रेशमा अमीर परिवार के लड़के दीपक से शादी करती है। और अब दोनों की शादी को 1 महीना बीत जाता है और रेशमा अपनी गरीब दोस्त को फोन करती है। पूजा कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई और अपना वादा भूल गई क्या? कब आ रही है तू अपने ससुराल वालों के साथ मेरे घर? और तू अपने ससुराल में ठीक तो है? वहाँ सब तेरे साथ अच्छे से तो रहते हैं? हाँ रेशमा, यहाँ सब ठीक है और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। और रही तेरे ससुराल आने की बात, अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। एक बार माँ जी से बात कर लो, उसके बाद मैं पक्का अपने ससुराल वालों के साथ तेरे ससुराल आऊंगी। अपनी दोस्त से बात कर पूजा फोन रख देती है और जब सब बैठकर खाना खाते हैं तो वो अपनी सास से बात करती है। बहू, अगर तेरी दोस्त अमीर न होती तो मैं तुझे वहां जाने से कभी मना नहीं करती, पर वो बहुत अमीर लोग हैं। हम गरीब अगर उनके घर गए तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। माँ चलते ही ना, भाभी बोल रही हैं तो कि उनकी दोस्त बहुत अच्छी है और भाभी ने वादा किया था और वादा तो किया ही, इसीलिए जाता है ना ताकि उसे पूरा किया जा सके। और मैंने पहले कभी भी अमीर लोगों का घर नहीं देखा। एक बार चलते हैं ना भैया, माँ को समझाओ। माँ, माना कि हम गरीब हैं पर रेशमा बहुत अच्छी है और अगर पूजा चाहती है तो एक बार हो आते हैं, 1 ही दिन की तो बात है। सभी के कहने पर सुमित्रा रेशमा के घर जाने के लिए हाँ कर देती है। पर जब रेशमा के घर में पता चलता है कि रेशमा की गरीब दोस्त अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्द उनके घर 1 दिन रहने के लिए आ रही है तो शांति का मुंह बन जाता है। बेटा, बहू गरीब घर से है, मैंने उसे अपना लिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब मैं चलते फिरते हर गरीब से रिश्ता जोड़ती फिरूं। आप माँ प्लीज शांत हो जाइए, हमारे ही कहने पर वो लोग आ रहे हैं और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और 1 ही दिन की तो बात है, प्लीज मेरे कहने पर मान जाओ माँ। अर्पित के समझाने पर शांति मान जाती है और अगले दिन गरीब पूजा अपने ससुराल वालों के साथ आती है, जहां वो अपनी दोस्त का बड़ा सा घर देखकर हैरान हो जाती है। तभी रेशमा आती है और पूजा से गले मिलती है। आखिर तो आ ही गई, और आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। निशा सबसे मिलकर उन सबको आलीशान लिविंग हॉल में बिठाती है और उनके लिए पानी लेने जाती है। वहीं करिश्मा घर देखकर बहुत खुश होती है और सब चीजों को हाथ लगाकर देखती है। माँ, भाभी की दोस्त कितनी अमीर है, घर में टाइल पत्थर लगे हैं, कितनी अच्छी सजावट है। इतने में पीछे से शांति आती है, जिसके साथ कुछ नौकर प्लास्टिक की कुर्सियां लाई थी और वो गुस्से में पूजा के ससुराल वालों से बोलती है, तुम जैसों के लिए ये लग्जरी सोफा नहीं है, उठो इस सोफे से, सब गंदा कर दिया। इन प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठो और लड़की तू मेरे घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगा, वरना सब गंदा हो जाएगा। तुम जैसे गरीबों को हम अपने घर के बाहर भी भटकने नहीं देते और आज मेरी बहू की वजह से तुम्हें हम घर में झेल रहे हैं। शांति की बात सुनकर पूजा और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा लगता है, पर अब सब प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते हैं और रेशमा अंदर से कांच के गिलास में पानी भेजती है, पर सास नौकर को बीच रास्ते में रोककर स्टील के गिलासों में पूजा के ससुराल वालों के लिए पानी भेजती है। ये सब देख उन्हें बुरा तो लगा, पर निशा के लिए वो चुप थी। अब रेशमा घर आए मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाती है और सबके साथ उन्हें कांच की टेबल पर बिठाती है और कांच के बर्तन में खाना भी परोसती है। पर विनोद रेशमा से कहता है, बहू तेरे मेहमान हमारे मेहमान हैं, तू अंदर जाकर कुछ मीठे का इंतजाम कर, बाहर इन्हें डाइनिंग टेबल पर आज हम खाना खिला देंगे। विनोद के कहने पर एक बार फिर रेशमा रसोई में कुछ मीठा बनाने जाती है तो वहीं शांति डाइनिंग टेबल से उन सबको उठाकर नीचे बैठने को कहती है। सब नीचे भी बैठ जाते हैं और वो पूरे परिवार से कहती है, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाओ। काजल बेटा, इन लोगों को स्टील की थाली में खाना परोस नीचे जमीन पर। तभी वहां रेशमा आती है मीठा लेकर और उन्हें नीचे बैठा देखकर वो कहती है, पूजा, और आप सब नीचे क्यों बैठे हैं? वो बेटा, हमें नीचे खाना खाने की आदत है और कांच के बर्तन में भी नहीं खाया जाता, हम नीचे खा लेंगे इन्हीं स्टील के बर्तन में। नहीं अंकल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, खाने दो ना, जब उन्हें आदत है। ससुर की बात सुन रेशमा आगे कुछ नहीं कहती। अब सब खाना खा लेते हैं तो रेशमा पूजा के ससुराल वालों को उनका कमरा दिखाकर चली जाती है। तभी वहां शांति और काजल आती हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये आलीशान कमरे आपके लिए नहीं है, आप जाकर हॉल में सो जाइए, वो भी नीचे जमीन पर। अरे बेटा, जब हमारे घर में नौकरों के लिए अलग कमरा है तो इन जैसों के लिए जगह क्यों नहीं होगी? आप सब नौकरों के कमरों में सो जाना। शांति उन्हें नौकरों का कमरा दिखाती है, पर वहां सिर्फ एक बेड था, बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी, इसलिए वो सब जमीन पर सो जाते हैं।
मेरी ही गलती है कि मैं अपने गरीब ससुराल वालों को यहाँ लाई। सबको कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पूजा तुम रो मत, हम यहाँ से सुबह होते ही चलेंगे। अब जैसे सुबह होती है तो गरीब ससुराल वाले चले जाते हैं, जिन्हें दीपक और रेशमा घर से बाहर जाते देखते हैं। ये देख रेशमा को समझते हुए देर नहीं लगती कि इसके पीछे उसकी सास का हाथ है। मेरी दोस्त आई और बिना मुझसे मिले चली भी गई। बाजी ने सही नहीं किया उनके साथ। अब बारी हमारी है उनके घर जाने की। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं उनके घर? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी दोस्त ने अपना वादा पूरा किया। अगर मैंने नहीं किया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कुछ देर बाद पूजा का फोन आता है और रेशमा अपने कमरे में बैठी उससे बात करती है। रेशमा माफ करना, हम तुझे बिना बताए चले आए। इन्हें कुछ काम आ गया था। और तू बता, फिर कब आ रही है अब मेरे ससुराल? किस मुंह से आऊं तेरे घर? मेरे ससुराल वालों ने जो किया उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं रेशमा, तू सबको लेकर आ। वादा किया था ना तूने। आ जा अब जल्दी से। मैंने सबसे बात कर ली और सब बहुत खुश हैं। अब रेशमा उसे बात कर फोन रखती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। कोई बात नहीं रेशमा, मैं माँ से बात करूंगा। क्योंकि अब अमीर रेशमा को अपने ससुराल वालों के साथ अपनी गरीब दोस्त के घर जाना था। इस बारे में जब बीमार रेशमा सहित लिविंग हॉल में बैठी शांति और पूरे परिवार को पता चलता है तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। बेटा, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं पूरे परिवार के साथ उस गरीब खाने में जाऊंगी? देख रहे हैं जी आप, समझाइए अपने बेटे को। बेटा, हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक रात की बात है। चलो, रेशमा की तबीयत खराब है, अगर हम नहीं गए तो वो इस गिल्ट में और बीमार पड़ जाएगी कि वो अपने बचपन का वादा पूरा न कर सकी। रेशमा की हालत देख न चाहते हुए भी शांति अपने पूरे परिवार के साथ गरीब पूजा के घर जाती है, जहां पूजा रेशमा गले मिलती हैं और सुमित्रा बगल वाले घर से टेबल कुर्सी मंगवाकर उन्हें बिठाती है और करिश्मा से चाय पकौड़े बनवाकर उन्हें खाने को देती है। हम ये सब नहीं खाते और कुछ नहीं है क्या? जैसे ड्राई फ्रूट, सैंडविच? मैं अभी बना देती हूँ। काजल करिश्मा को उसका नाश्ता बनाकर देती है और सब खाते हैं। बहू, खाने में पनीर की सब्जी और पूरी बनाना। मैं कांच के बर्तन लेकर आ रही हूँ। इन लोगों को हमारी तरह स्टील के बर्तन में खाने की आदत नहीं होगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कुछ बचाए हुए पैसे से कांच के बर्तन लेकर आती है और रात को कांच के बर्तन में सबको खाना दिया जाता है। सब टेबल पर ही बैठकर खाना खाते हैं और अमीर ससुराल वाले गरीब परिवार की मेहमान नवाजी देख हैरान होते हैं। और रेशमा कहती है, देखा माँ जी, कितना ख्याल कर रहे हैं मेरी गरीब सहेली के ससुराल वाले। और आपने इनके साथ क्या किया था? अरे रेशमा, बात करती रहेगी कि खाना भी खाएगी? आप सब खाना खाइए, हम लोग अभी गद्दे का इंतजाम करके आते हैं। हम जानते हैं आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी और हमारे घर में तो बेड भी नहीं है। पापा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अब पूरा परिवार जब तक खाना खाता है तब तक सुरेश और अर्पित किराए पर कुछ गद्दे लेकर आते हैं और पूरे परिवार को सोने को देते हैं। अगली सुबह होते ही अर्पित और सुरेश अपने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार मांगते हैं और पूजा घर के बाहर ठेले को रोकती है और कुछ कपड़े लेने लगती है और पीछे से रेशमा के ससुराल वाले ये सब देखते हैं। अरे बहू, तू क्या कर रही है? तेरी दोस्त के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। वो लोग हमारी तरह 100-50 वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। मैं कुछ पैसे उधार लेकर आई हूँ। हम बड़ी दुकान से उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं। अब घर आए मेहमानों को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते ना, इसलिए लिफाफे में 1000 रुपए भी रख रही हूँ। सुमित्रा की ये बात रेशमा का पूरा परिवार सुन लेता है और ये देख शांति की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा उनके लिए अच्छे महंगे कपड़े लेकर आती है और जाते हुए उनके हाथों में कपड़े और 1000 रुपए का लिफाफा देती है, जिसे देख दीपक अपने परिवार से कहता है, देखा माँ, बहन और पापा, आपने आप जिस कुटिया में आने से डर रही थी उसी कुटिया में हमारे कितना मान सम्मान किया गया, जबकि आपने इनका तिरस्कार करने में कोई मौका नहीं छोड़ा। सही कहा दीपक तूने। सुमित्रा बहन, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ आ गया, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे तो हाथ का मैल होता है। हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी हम आपको वो इज्जत नहीं दे सके जो आपने हमें दी। इसलिए अगली बार आप फिर से आना और इस बार हमारी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। शांति के बाद सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों दोस्त की दोस्ती और गहरी हो जाती है। और कुछ दिनों बाद एक बार फिर पूजा अपने पूरे परिवार के साथ रेशमा के घर जाती है, जहां इस बार